दोस्तों रिसेंट आरबीआई की एमपीसी मीट में क्या डिसीजंस आए, क्यों आए और अभी इंडिया का चित्र क्या है, ये दोस्तों हम बात करेंगे जो हमारे इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट पे उस पे इफेक्ट ला सकता है। राइट, तो हम बारी बारी डेटा देखते हैं। सबसे पहले इंडिया पे क्या बताया। इंडिया दोस्तों स्लो और स्टेडीली ग्रो करता जा रहा है। दुनिया भर में जो प्रॉब्लम चल रहे हैं उन मैसिव शॉक्स के बावजूद इंडिया का ग्रोथ दोस्तों कंसिस्टेंट आता जा रहा है। इंडिया हैज कंटिन्यूड टू ग्रो एट अ रीजनेबल पेस। दोस्तों हम 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं और इस बार हमने दोस्तों 15% कंट्रीब्यूट किया है दोस्तों ग्लोबल ग्रोथ में। दोस्तों हमारी साइज 4% की, लेकिन हम ग्लोबल ग्रोथ में 15% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये इंडिया की स्ट्रेंथ दोस्तों बताता है। दोस्तों इन्फ्लेशन वाइज भी हमने देखा कि किस प्रकार से इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड होता जा रहा है भारत में, राइट, दुनिया में भी। दोस्तों बैंक्स रिमेन हेल्दीएस्ट इन मोर देन अ डिकेड विद हिस्टोरिकली हाई लेवल ऑफ कैपिटल। दोस्तों हाई लेवल ऑफ कैपिटल से बैंक में, डिक्लाइनिंग लेवल्स ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है। दोस्तों वापस से नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिकेडल बेस्ड लेवल पे पहुंच चुके हैं और प्रॉफिटेबिलिटी दोस्तों बढ़ती जा रही है। लास्ट ईयर हमने भारत की सारी बैंक्स को प्रॉफिट करते हुए देखा। कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स रॉबस्ट है दोस्तों, कम लिवरेज के साथ है दोस्तों, जगह है उनके पास और लिवरेज लेके ग्रोथ करने की। इंप्रूविंग डेब्ट सर्विस कैपेसिटी और प्रॉफिटेबिलिटी दोस्तों कॉर्पोरेट बैलेंस शीट में स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। फ्रेंड्स, लोअर करंट अकाउंट डेफिसिट एंड एम्पल कैपिटल फ्लोज have imparted strength to our external sector, right? The resultant accretion to forex reserve has provided a buffer against external shock. Overall दोस्तों इंडिया के स्ट्रॉन्ग मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल एक फाउंडेशन बनाते हैं सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए भारत में दोस्तों। So yes, India is uniquely placed to benefit from the ongoing transformational shifts in global economy in the wake of geopolitical realignment and technological innovation। दोस्तों दुनिया पूरी चाइना +1 जो ढूंढ रही है, इसमें भारत अपनी सक्षम और सस्टेनेबल जगह बनाते दोस्तों आगे बढ़ता जा रहा है। ट्रस्ट लेवल में दोस्तों भारत में कोई कमी नहीं। तो भारत क्या है दोस्तों? अ लार्ज इकोनॉमी मार्चिंग अहेड with vast domestic demand, huge दोस्तों डोमेस्टिक डिमांड है, अनटैप्ड रिसोर्सेस और डेमोग्राफिक एडवांटेजेस के साथ दोस्तों इंडिया दुनिया का ग्रोथ इंजन बनने जा रहा है। सो दोस्तों भारत के लिए दोस्तों रेडी हो जाइए, लॉन्ग टर्म ह्यूज ग्रोथ के लिए दोस्तों इंडिया रेडी है। दोस्तों अब हम बात करेंगे डिसीजंस एंड डेलिब्रेशंस मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के, राइट। दोस्तों ये डिसाइड किया गया है कि पॉलिसी रेपो रेट अनचेंज्ड रहेगा 6.50% के साथ। तो कोई प्रकार का बदलाव रेपो रेट में नहीं किया है दोस्तों, ये सबसे खास चीज है। एसडीएफ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी 6.25% है और एमएसएफ और बैंक रेट 6.75% के दोस्तों रहे। दोस्तों आरबीआई का फोकस रहेगा विड्रॉवल ऑफ एकोमोडेशन, जिससे ये इंश्योर हो कि इन्फ्लेशन टारगेट पे रहे, ग्रोथ को सपोर्ट करते हुए दोस्तों, राइट। तो दोस्तों इंडिया की लॉन्ग टर्म स्टोरी पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लॉन्ग टर्म ग्रोथ जबरदस्त भारत में मिलने वाला है और ह्यूज वेल्थ के लिए भारत तैयार है, पर नियर टर्म हम लोग इन्फ्लेशन से थोड़े परेशान है, ये भी दोस्तों हमें मानना पड़ेगा। इन्फ्लेशन के डेटा अगर हम देखें, हेडलाइन इन्फ्लेशन जो जनवरी में जिस उसने हाई बनाया था, हमने देखा दोस्तों 4.3% का मई में उसने लो लगाया, राइट। जून में वापस थोड़ा बढ़ा और जुलाई अगस्त में वेजिटेबल प्राइसेस के कारण और थोड़ा इंक्रीज हुआ। सो दोस्तों हमें वेजिटेबल प्राइसेस, अल नीनो की पॉसिबल इफेक्ट, ग्लोबल फूड प्राइसेस, इन सारी चीजों को दोस्तों ध्यान रखना होगा इन्फ्लेशन के लिए खास आने वाले कुछ महीनों में। दोस्तों ये जो डेवलपमेंट्स हुए हैं ये इन्फ्लेशन को दोस्तों बढ़ा भी सकते हैं। सो दोस्तों इन चीजों को भी, नेगेटिव चीजों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। हालांकि 250 बेसिस पॉइंट यानी 2.5% जो ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट हाइक किया
किया गया था पिछली साइकिल्स में, वो अपना काम कर रहा है और इसीलिए हमने इन्फ्लेशन को भी दोस्तों डाउन आते देखा। हालांकि दोस्तों डोमेस्टिक इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़िया है दोस्तों, ये अपना मोमेंटम बनाए रख रही है डिस्पाइट पूरे जो एक्सटर्नल डिमांड वीक है उसके बावजूद भी दोस्तों हमारी इंडिया में इकोनॉमिक एक्टिविटी दोस्तों अच्छी है, तो दिस इज पॉजिटिव दोस्तों। इन चीजों को ही ध्यान में रख के ग्रोथ है, इन्फ्लेशन थोड़ा बहुत बड़ा है, इन चीजों को ध्यान में रख के दोस्तों पॉलिसी रेट को अनचेंज रखा गया है दोस्तों। टारगेट है उनका कि यस 4% जो इन्फ्लेशन है उसको लेके आना है, राइट। सो इसी को ध्यान में रख के दोस्तों विड्रॉवल ऑफ एकोमोडेशन किया गया है। सो दोस्तों अब तक के जो काम किए हैं आरबीआई ने, राइट, ये अपना काम कर रहे हैं, साथ में जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है इन चीजों को दोस्तों ध्यान में रख के विड्रॉवल ऑफ एकोमोडेशन किया है और रेट में बदलाव नहीं लाए हैं, क्योंकि टारगेट अभी भी दोस्तों इन्फ्लेशन को 4% पे लाने का है, पर हाँ ग्रोथ को ध्यान में रख के, राइट। तो इतने डेटा से दोस्तों अभी तक हमें क्या पता चला, इंडियन इकोनॉमी दुनिया में जो मंदी है उसकी ज्यादा इफेक्ट नहीं है, पर इन्फ्लेशन एक प्रॉब्लम है जो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इन चीजों को ध्यान में रखे तो दोस्तों हम बुलिश जरूर रह सकते हैं बाजार पे दोस्तों, लेकिन इन्फ्लेशन को ध्यान में रख के दोस्तों हमें थोड़ा कॉशियस भी दोस्तों रहना चाहिए, राइट फ्रेंड्स। अब दोस्तों हम ग्रोथ पे बात करेंगे कि ग्लोबल ग्रोथ कैसा है, राइट। दोस्तों ग्लोबल इकोनॉमी कंटिन्यू, दोस्तों ग्लोबल इकोनॉमी अभी भी दोस्तों काफी बड़ी चैलेंज का सामना कर रही है। एलिवेटेड इन्फ्लेशन, हाई लेवल ऑफ डेब्ट, टाइट एंड वॉलेटाइल फाइनेंशियल कंडीशन, कंटिन्यू जियोपॉलिटिकल टेंशन, ये तो रोज का चलता जा रहा है, फ्रेगमेंटेशंस और एक्सट्रीम वेदर कंडीशन ग्लोबल इकोनॉमी को दोस्तों हैरान कर रहा है, राइट। ग्लोबल ग्रोथ इन्हीं कारणों से दोस्तों इस साल हिस्टोरिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से भी कम रहने वाला है, और सिर्फ ये साल नहीं दोस्तों आने वाले कुछ सालों तक ग्लोबल ग्रोथ दोस्तों कम रहेगा। हालांकि आईएमएफ ने ग्लोबल ग्रोथ बढ़ाया है, पर वो बढ़ाने के बावजूद भी हिस्टोरिकल स्टैंडर्ड से दोस्तों कम है। वर्ल्ड मर्केंडाइज ट्रेड वॉल्यूम दोस्तों प्रोजेक्टेड है पिछले साल के 2.7% ग्रोथ के सामने इस साल खाली 1.7% का दोस्तों ग्रोथ आएगा। दोस्तों हेडलाइन इन्फ्लेशन इज ईजिंग अनइवनली क्रॉस कंट्रीज, लेकिन ज्यादातर मेजर इकोनॉमीज में अभी भी टारगेट यानी 4% से ऊपर है, जो गुड न्यूज नहीं है दोस्तों, राइट। यही इन्फ्लेशन को घटाने के लिए जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे थे दुनिया भर में, हालांकि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ने दोस्तों अभी बंद हो गए, लेकिन पॉलिसी रेट अभी भी कुछ समय तक दोस्तों हाई रहेंगे। हालांकि दोस्तों फाइनेंशियल मार्केट के इन्वेस्टर तो उम्मीद कर रहे थे कि इंटरेस्ट रेट घट के आएंगे, तो ये इंटरेस्ट रेट घटने की साइकिल अभी भी शुरू नहीं हुई है कोई जगह पे, राइट। तो जिसके कारण जो बाजार है वो दोनों तरफ थोड़े वोलेटाइल, राइट फ्रेंड्स। तो इससे हमें क्या समझ में आया अब तक दोस्तों, इंडिया का ग्रोथ अच्छा था, राइट, लेकिन इंडिया में इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम है, वर्ल्ड वाइड दोनों प्रॉब्लम है। वर्ल्ड वाइड दोस्तों ग्रोथ के भी इशू है, अंदर अंदर काफी जियोपॉलिटिकल टेंशन चलते जा रहे हैं, राइट। इन्वेस्टर उम्मीद कर रहे हैं कि भाई इंटरेस्ट रेट घटेंगे, चलो बढ़ना बंद हुए, घटे नहीं है, तो काफी चैलेंजेस का सामना वर्ल्ड कर रहा है। अब हम डोमेस्टिक डेटा देखते हैं दोस्तों, भारत में क्या चल रहा है, राइट। दोस्तों डोमेस्टिक ग्रोथ अगर हम देखें डोमेस्टिकली, भले दुनिया भर में दोस्तों प्रॉब्लम है ग्रोथ के, इसकी ज्यादातर इफेक्ट एडवांस इकोनॉमी में और साथ में इमर्जिंग इकोनॉमी पे भी पड़ी है दोस्तों। इमर्जिंग इकोनॉमी में भी ग्रोथ प्रॉब्लम में है, हालांकि इंडिया दोस्तों तगड़े ग्रोथ के साथ दोस्तों आगे बढ़ता जा रहा है। जब आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक ने जब प्रेडिक्शन दिए दोस्तों, तो भारत ही वो कंट्री थी दोस्तों जिसमें 2024 में उन्होंने 2023 के मुकाबले भी अच्छा ग्रोथ बताया। तो भारत इमर्जिंग इकोनॉमी, एडवांस इकोनॉमी, इन सब से बढ़िया प्रदर्शन ग्रोथ का कर रही है दोस्तों। ये मोमेंटम जो ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी का है भारत में, ये पॉजिटिव स्टांस हमें बताता है। तो दोस्तों भारतीय बाजारों में दोस्तों नेगेटिव नहीं रहना चाहिए, राइट दोस्तों। सप्लाई साइड अगर हम देखें जो ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं, तो दोस्तों साउथ वेस्ट मॉनसून के तहत दोस्तों क्रॉप सोइंग का प्रोग्रेस स्टेडी और अच्छा रहा है। बरसात का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो थोड़ा अनइवन हुआ, राइट। इसके साथ दोस्तों इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी एकदम स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। जो रिसेंटली आईआईपी डेटा है
कोर इंडस्ट्रीज आउटपुट आया या परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स पीएमआई के जो डेटा है, ये सारी चीजें बताते हैं कि ग्रोथ में कमी भारत में नहीं है दोस्तों। सर्विस एक्टिविटी भी दोस्तों रिफ्लेक्ट हो रही है एकदम हेल्दी एक्सपांशन में, जो कि ईवे बिल्स एक्सपांडेड मोड में आए, टोल कलेक्शन बढ़िया आया, रेलवे फ्राइट आपने देखा होगा लाइफ टाइम हाई पे पहुंची है, और शार्प जंप हमने देखा पीएमआई सर्विस के अंदर। सो इन डेटा के आधार पर हम ये कह सकते हैं दोस्तों, भारत में ग्रोथ में कमी हमें नजर नहीं आ रही। राइट फ्रेंड्स, आप लोग दोस्तों इंडिया में जो अलग अलग इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते हो, कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो, मुझे नहीं लगता है कि डिमांड में चिंता करनी चाहिए बहुत। यहाँ पे डिमांड में कोई टेंशन की बात नहीं है दोस्तों। राइट, उसके साथ दूसरी तरफ दोस्तों जो कॉमर्शियल व्हीकल के सेल्स आए वो दोस्तों कॉन्ट्रैक्टेड आए, वो एक्सपांडिंग मोड में नहीं नजर आए। तो कॉमर्शियल व्हीकल के सेल्स Q1 में कम रहे। डोमेस्टिक एयर कार्गो ट्रैफिक भी दोस्तों Q1 में कम रही। तो ये दो जगह ही दोस्तों कूल ऑफ दिखा है, बाकी सब जगह पे अच्छा ग्रोथ दिखाई दिया। राइट, सो ओवरऑल एग्रीगेटेड डिमांड दोस्तों कंडीशन बढ़िया है। अर्बन डिमांड इंडिकेटर अगर हम देखें, जिसमें डोमेस्टिक एयर पैसेंजर ट्रैफिक देखा जाता है, तो दोस्तों बिल्कुल लाइफ टाइम हाई पे वापस से, कोविड में सब कम हो गया था, पर कोविड के बाद हमने वापस लाइफ टाइम हाई लगाया है दोस्तों। तो बहुत ही बढ़िया ग्रोथ है डोमेस्टिक एयर पैसेंजर ट्रैफिक में। पैसेंजर व्हीकल के सेल्स वापस लाइफ टाइम हाई पे आ गए दोस्तों। आप देख सकते हो आपकी मारुति 2019 के बाद उनके वॉल्यूम कम हुए थे, पिछले साल दोस्तों वॉल्यूम वापस लाइफ टाइम हाई, इस साल भी दोस्तों बढ़िया ग्रोथ दिखा है। तो ओवरऑल पैसेंजर व्हीकल सेल्स ग्रोथ में है, और हाउस होल्ड क्रेडिट भी दोस्तों सस्टेन्ड ग्रोथ बता रहा है। राइट, तो ये सारी चीजें आपको बताती है कि अलग अलग इंडस्ट्री जहां आप निवेश करते हो, ग्रोथ में चिंता की बात दोस्तों हरगिज नहीं है। अगर रूरल डिमांड हम देखें तो ट्रैक्टर की बिक्री हो या फर्टिलाइजर की बिक्री हो, दोनों ही दोस्तों इंप्रूव हुई। टू व्हीलर के सेल्स मॉडरेटेड है दोस्तों। टू व्हीलर सेल्स ने अभी भी दोस्तों प्री कोविड लेवल के हाई नहीं लगाए हुए हैं, तो टू व्हीलर सेल्स अफेक्टेड है। इसलिए आपकी जो टू व्हीलर की कंपनीज है, हीरो हो गई, एशियर हो गई, ये सब अभी भी अफेक्टेड है। राइट, जो आपकी बजाज ऑटो अफेक्टेड इसलिए नहीं है क्योंकि वो थ्री व्हीलर में बड़ा काम करती है और एक्सपोर्ट भी उनके अच्छे। राइट, पर प्रॉपर टू व्हीलर देखे तो दोस्तों उनका सेल्स अभी भी मॉडरेटेड है। राइट दोस्तों, इसी रूरल ग्रोथ में दोस्तों अगर हम एग्रीकल्चर क्रेडिट देखें या तो फिर एफएमसीजी के कंज्यूमर गुड्स के दोस्तों अगर वॉल्यूम देखें, ये सब अच्छे ग्रोथ में है। आपने देखा होगा आपकी एफएमसीजी की कंपनियों के सेल्स बहुत बढ़िया बढ़े हैं। ये क्या बताता है? ये रूरल डिमांड बताता है दोस्तों। ये हमें कहता है यस, खरीफ प्रोस्पेक्टस भी दोस्तों बढ़िया रहेंगे। इनके साथ दोस्तों इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी ने भी बढ़िया बूस्ट किया है इकोनॉमी को। जैसे इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी गवर्नमेंट की ओर से बढ़िया रही। गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर दोस्तों इस साल लाइफ टाइम हाई पे रहा। आपको एलएनटी की ऑर्डर इनफ्लो में भी ये चीज नजर आएगी दोस्तों। राइट, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर एकदम बढ़िया है सरकार की ओर से। राइजिंग बिजनेस ऑप्टिमिज्म एंड रिवाइवल इन प्राइवेट कैपेक्स इन सर्टन की सेक्टर्स। दोस्तों कई सेक्टर्स में हमने प्राइवेट कैपेक्स को भी बढ़िया रिवाइव होते हुए देखा है। तो ये सारे चीज हमें बताती है डिमांड वाइज दोस्तों इंडिया में प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों कंटिन्यू बढ़ता इंपोर्ट और प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स आपकी इस ट्रेंड को रीअफर्म करते हैं दोस्तों। राइट, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी भी स्ट्रॉन्ग रही है। कैसे कह सकते हैं? Q1 में दोस्तों बढ़िया ग्रोथ रहा सीमेंट प्रोडक्शन में और स्टील कंजप्शन में। ये दोनों ही डेटा दोस्तों पॉजिटिव आए हैं। तो आपकी स्टील की कंपनियां हो, सीमेंट की कंपनियां हो, उसमें नेगेटिव नहीं रह सकते दोस्तों। डिमांड बढ़िया सीमेंट में और स्टील में दोनों में है। राइट, अल्ट्राटेक हो, आप टाटा स्टील हो, जेएसडब्ल्यू स्टील हो, हाउ यू कैन स्टे नेगेटिव? कैपेसिटी यूटिलाइजेशन दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 76% पे है, यानी आपके प्लांट 76% की कैपेसिटी पे चल रहे हैं दोस्तों। ये लॉन्ग टर्म एवरेज 73.7% से ऊपर है। तो आपके प्लांट कब इतनी कैपेसिटी पे चलते हैं? जब डिमांड दोस्तों अच्छी रहती है। राइट, तो ये सारी चीजें कंफर्म करती है दोस्तों एक अच्छे ग्रोथ को। राइट, total flow of resources to the commercial sector from bank and other sources taken together has increased by 7.5 lakh crore इस साल दोस्तों। so far जुलाई 28 तक के ये डेटा है, पिछले साल के 5.7 लाख करोड़ के दोस्तों सामने। राइट फ्रेंड्स, तो चौतरफा दोस्तों ग्रोथ हमें नजर आ रहा है। साथ में दोस्तों डाउनसाइड भी है, जैसे मर्केंडाइज एक्सपोर्ट एंड नॉन ऑयल नॉन गोल्ड इंपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं फर्दर इन जून। राइट,
और सर्विस एक्सपोर्ट भी दोस्तों डिसेलरेटेड हुआ है, क्योंकि वर्ल्ड में ग्लोबली डिमांड कम है। तो ये तो दोस्तों लास्ट टाइम भी हमारी बात हुई थी कि भाई इसकी इफेक्ट आईटी सेक्टर पे पड़ेगी, और हमने देखा ही है कि Q1 में पिछले साल जैसा ग्रोथ दोस्तों नहीं नजर आया, राइट। तो लोकल मार्केट पूरा पॉजिटिव नजर आ रहा है। एक्सटर्नल सेक्टर पे जो कंपनियां डिपेंड रहती है दोस्तों, जो सेक्टर डिपेंड है, वहां पे थोड़ा कूल ऑफ हमें कम ग्रोथ दोस्तों नजर आ रहा है, राइट। सो कंसिडरिंग दिस ऑल डेटा, यस, लोकल डिमांड पे हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। एक्सटर्नल डिमांड पे अगर हम डिपेंड है तो दोस्तों वो जगह पे नियर टर्म में थोड़े बिजनेस पे दोस्तों इफेक्ट आ सकती है, जो कि आपकी आईटी की कंपनियां, केमिकल की कंपनियां डिपेंड होती है, बराबर दोस्तों। तो इन सारे डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए, यस दोस्तों, और आने वाले समय में अपकमिंग फेस्टिवल सीजन आएगी, जैसे सितंबर से इंडिया में फेस्टिवल सीजन की शुरुआत होती है। तो ये फेस्टिवल सीजन दोस्तों उम्मीद करते हैं कि प्राइवेट कंजप्शन को सपोर्ट करेगी और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी को दोस्तों बढ़ावा देगी। हालांकि जो एक्सटर्नल डिमांड की दोस्तों जो स्पिल ओवर है, उसकी वजह से आउटलुक में थोड़ा रिस्क दोस्तों रहता है, राइट। इन सारी चीजों को ध्यान में रख के दोस्तों लोकल स्ट्रॉन्ग डिमांड और एक्सटर्नल वीक डिमांड को ध्यान में रख के दोस्तों जीडीपी ग्रोथ आरबीआई ने कितना उम्मीद किया है, 23-24 दोस्तों इस साल 6.5% का दोस्तों हम लोग ग्रोथ देखेंगे। आई रिपीट, कितना ग्रोथ दोस्तों? 6.5% का। यस दोस्तों, पिछले साल से ये ग्रोथ कम है, तो ये तो पहले से प्रिपेयर है, इस साल ग्रोथ तो कम ही रहने वाला है लास्ट ईयर से, राइट। Q1 में दोस्तों 8% के ग्रोथ की उम्मीद है। अभी Q1 का भी जीडीपी ग्रोथ के डेटा आ जाएंगे तो हम लोग देख लेंगे। Q2 6.5% रहेगा, Q3 6% उम्मीद है और Q4 5.7% उम्मीद है। अगले साल दोस्तों Q1 में 6.6% का ग्रोथ रहना चाहिए, राइट। सो कंसिडरिंग ऑल दिस, कितना उम्मीद रखेंगे दोस्तों? 6.5% का ग्रोथ। वर्ल्ड का कितना है दोस्तों? वर्ल्ड तो खाली 3% के ग्रोथ से बढ़ने वाला है, तो वर्ल्ड से दोस्तों हम दुगनी स्पीड से ग्रो करने वाले हैं। कंसिडरिंग दिस ऑल डेटा, एक चीज ध्यान रखो, पिछले साल से कम ग्रोथ होगा, लेकिन ग्रोथ जो है इंडिया में अच्छा रहेगा। आपकी कंपनियों के धंधे बढ़ेंगे, आपकी कंपनियों के प्रॉफिट बढ़ेंगे। जो कंपनियां एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड है, वहां पे ग्रोथ की कमी नजर आएगी। और जो कंपनियां कुछ इन्फ्लेशन के साथ ताल्लुक रखती है, जैसे वेजिटेबल इन्फ्लेशन, वो कंपनियों के प्रॉफिट थोड़े टूट के आएंगे। अभी तक का जो डेटा देखा, इससे दोस्तों हमको ये समझ में आया। एग्री की नहीं दोस्तों? राइट फ्रेंड्स, तो ये सारी बातें हमने डोमेस्टिक डिमांड की हमने एक्सटर्नल डिमांड की। अब इन्फ्लेशन कैसा लगता है? जीडीपी की ग्रोथ के अनुमान देख लिए, चलो इन्फ्लेशन के अनुमान देख लेते हैं, राइट। दोस्तों इन्फ्लेशन मॉडरेट हुआ 4.6% से Q1 में, और ये दोस्तों इन लाइन था जो जून की एमपीसी मीटिंग थी उसके साथ। दोस्तों हाल ही की हमने पिकअप देखा हेडलाइन इन्फ्लेशन में 4.8% जून में, फूड इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण, राइट। पॉजिटिव साइड पे इन्फ्लेशन अगर हम एक्सक्लूड करें फूड एंड फ्यूल, नहीं कोर इन्फ्लेशन, तो दोस्तों 100 बेसिस पॉइंट से दोस्तों कम हुआ है, जो हमने पीक देखा था जनवरी में, राइट। इसीलिए आपने ज्यादातर कंपनियों के प्रॉफिट को इस साल बढ़ते हुए देखा है। पर कुछ सेक्टर अभी भी अफेक्टेड है जो फूड के साथ रिश्ता रखते हैं, राइट। जुबिलेंट फूड हो गया, आईआरसीटीसी हो गया, ऐसी कंपनियों में दोस्तों आपने मार्जिन घटते देखे होंगे। दोस्तों जुलाई महीने में हमने फूड इन्फ्लेशन बढ़ते देखा, खास करके वेजिटेबल्स की वजह से। दोस्तों टोमेटो के प्राइसेस स्पाइक हुए और उसने सपोर्ट किया सीरियल्स और पल्सेस ने भी, इनके भी दाम बढ़े। तो इन चीजों ने दोस्तों हमारे फूड इन्फ्लेशन को दोस्तों बढ़ाया। कंसिक्वेंटली हम ये उम्मीद करेंगे कि नियर टर्म में भी दोस्तों इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ सकता है। ये एक नेगेटिव पॉइंट है, तो बहुत तुरंत ही दोस्तों आप नियर टर्म में इन्फ्लेशन कम हो जाएगा ये उम्मीद नहीं रख सकते। दोस्तों पास्ट ट्रेंड के आधार पे ये जरूर उम्मीद कर सकते कि वेजिटेबल के प्राइसेस बहुत करेक्ट होंगे आने वाले कुछ महीनों में, पर नियर टर्म तकलीफ रहेगी। दोस्तों साथ में जो प्रोग्रेस हुआ बढ़िया मानसून का, ये खरीफ क्रॉप्स के प्रोस्पेक्टस को भी बढ़ाता है, तो ये भी दोस्तों इन्फ्लेशन को कम करने में दोस्तों मदद करेगा। अनसर्टेनिटी रहती है आने वाले समय में, अगस्त में और अगस्त के साथ कुछ और महीनों में भी इन्फ्लेशन रिलेटेड इसको ध्यान रखना पड़ेगा। ग्लोबल फूड प्राइसेस आर आल्सो एग्जिबिटिंग अ हार्डनिंग बायस ऑन रिन्यूड जियोपॉलिटिकल टेंशन, इसे भी दोस्तों में एक्सेप्ट करना पड़ेगा। साथ में क्रूड ऑयल प्राइसेस भी दोस्तों पिछले कुछ वीक में बढ़े हैं,
तो यहां पे भी आउटलुक थोड़ा क्लाउडेड है डिमांड सप्लाई की अनसर्टेनिटीज के कारण। क्रूड भी दोस्तों कंट्रीब्यूट कर सकता है इन्फ्लेशन बढ़ाने, बराबर है दोस्तों। तो इन चीजों के आधार पे हम उम्मीद क्या रख सकते हैं इन्फ्लेशन में दोस्तों, राइट। वैसे पिछले साल से इस साल इन्फ्लेशन हल्का है, जिसके कारण पिछले साल आपके प्रॉफिट टूटे थे, तो इस साल आपकी कंपनियों के प्रॉफिट बढ़े भी है। पर अब इन्फ्लेशन का प्रोजेक्शन दोस्तों क्या रख सकते हैं, एक नॉर्मल मॉनसून हमने ऑलरेडी देखा, राइट। पर नॉर्मल मॉनसून के साथ हमने कुछ अनसर्टेनिटीज भी देखी, तो इन्फ्लेशन को रिवाइज करते हैं इस साल 5.4%, जो कि दोस्तों कम नहीं है। टारगेट 4 का होना चाहिए, ये 4% से ज्यादा है, 5.4%, राइट। Q2 में ये 6.2% रहेगा, Q3 में 5.7% यानी हल्का होगा, और Q4 में और थोड़ा हल्का होके 5.2% आएगा। अगले साल दोस्तों इन्फ्लेशन Q1 में 5.2% रहेगा, राइट। तो Q2 यानी आने वाले जो 3 महीने हैं दोस्तों, इसमें इन्फ्लेशन पूरे 4 क्वार्टर में सबसे ज्यादा रहने की उम्मीद, राइट। तो इन डेटा के आधार पे दोस्तों अभी तक जो बातें हमने की, ये हमें समझाती है कि ग्रोथ में बिल्कुल दिक्कत नहीं है, पर कुछ दिक्कतें दोस्तों इन्फ्लेशन में जरूर है, राइट। तो दोस्तों इन्फ्लेशन की खास चीज ध्यान में रखें कि Q2 में इन्फ्लेशन को अप रिवाइज किया है वेजिटेबल शॉक के कारण, जो कि एक नेगेटिव इनपुट है दोस्तों। साथ में अब इन्फ्लेशन को खाली टॉलरेंस बैंड में लाना इनफ नहीं है। टॉलरेंस बैंड में तो हम है 4 से 6% यानी टॉलरेंस बैंड, दोस्तों इन्फ्लेशन को 4% टारगेट पे लाने का एक फोकस आरबीआई का है और होना चाहिए, राइट। अब दोस्तों हमने ग्रोथ देखा, हमने ग्लोबल ग्रोथ देखा, हमने इन्फ्लेशन देखा। अब हम दोस्तों कुछ लिक्विडिटी और फाइनेंशियल मार्केट की कंडीशंस भी देखे, राइट, जो हमें उपयोग हो सकती है बाजार में। दोस्तों लेवल ऑफ सरप्लस लिक्विडिटी दोस्तों बढ़ चुका है 4 कारणों के कारण। कारण नंबर 1, रिटर्न ऑफ 2000 बैंक नोट्स टू द बैंकिंग सिस्टम, इससे बैंक्स की लिक्विडिटी बढ़ी है। आरबीआई सरप्लस ट्रांसफर टू द गवर्नमेंट, थर्ड पिकअप इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एंड फोर्थ कैपिटल इनफ्लोज के कारण। इन 4 चीजों से दोस्तों सरप्लस लिक्विडिटी एकदम बढ़ चुकी है बैंक्स में। अकॉर्डिंगली इसी वजह से दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज डिसाइड की गई है। इट हैज बीन डिसाइडेड दैट विद इफेक्ट फ्रॉम फोर्टनाइट beginning August 12, scheduled banks shall maintain an incremental cash reserve ratio। दोस्तों कैश रिजर्व रेशियो जो बैंक रखते थे, अब इनको मेंटेन करना पड़ेगा इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो 10% का। क्यों दोस्तों? क्योंकि जो इंक्रीज हुई है दोस्तों नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटीज उसके कारण, राइट। सो ये जो मेजर है दोस्तों, ये इसलिए लिया गया है ताकि जो सरप्लस लिक्विडिटी जनरेट हुई है उसे एब्सॉर्ब कर सके। ये प्योरली टेम्पररी मेजर है दोस्तों लिक्विडिटी ओवरहैंग को मैनेज करने के लिए, राइट। एग्जिस्टिंग कैश रिजर्व रेशियो अभी भी अनचेंज्ड है, 4.5% है दोस्तों, इसको बिल्कुल ध्यान में रखें। सो दोस्तों हमारे दिमाग में बिल्कुल सवाल आना चाहिए, भारत की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी है? दोस्तों इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर हैज बीन स्टेबल। सबसे पहले ध्यान रखें, स्टेबल है, रिजिलियंट है दोस्तों, बाहर के जो तनाव है उनसे भी निकल के ग्रोथ कर रहा है, एज रिफ्लेक्टेड इन सस्टेन्ड ग्रोथ इन बैंक क्रेडिट। दोस्तों बैंक क्रेडिट में भी अच्छा ग्रोथ है। आपने इस बार बैंक्स की क्रेडिट और फाइनेंस की क्रेडिट को बढ़ते हुए देखा था, जो पॉजिटिव है बैंक्स के लिए, राइट। लो लेवल ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट, दोस्तों नॉन परफॉर्मिंग एसेट अगर लो लेवल पे है तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी दोस्तों बैंक्स और फाइनेंस की कंपनियों की, राइट। एंड एडिक्वेट कैपिटल एंड लिक्विडिटी बफर्स। तो इन चीजों के आधार पे दोस्तों फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में कोई चिंता भारत में दोस्तों नहीं रहनी चाहिए, राइट। दोस्तों फटाफट एक्सटर्नल सेक्टर भी हम देख ले। एक्सटर्नल सेक्टर में दोस्तों इंडियाज करंट अकाउंट डेफिसिट CAD कंटिन्यूड एट 2.0%। दोस्तों 2.0% है इस साल की 21-22 के 1.2% के मुकाबले, राइट। सो CAD यस ज्यादा है। साथ में दोस्तों मर्केंडाइज ट्रेड डेफिसिट नैरो हुई है Q1 में, क्योंकि इंपोर्ट्स का जो कॉन्ट्रैक्शन है ये एक्सपोर्ट के कॉन्ट्रैक्शन से ज्यादा था, तो इनफैक्ट उसने मर्केंडाइज ट्रेड डेफिसिट को नैरो करने में दोस्तों मदद किया।
दोस्तों सर्विस एक्सपोर्ट और रेमिटेंसेस, ये एक कुशन प्रोवाइड करेंगे दोस्तों करंट अकाउंट डेफिशिएट को। देयरफॉर it is expected CAD to remain eminently manageable during current financial year also, right? So this is positive for your economy, right friends? तो अब मैं आपके साथ एक धमाकेदार खबर बताने वाला हूं जो स्टॉक मार्केट के निवेशकों के लिए जबरदस्त खुश खबर बोल सकते हैं हम इसको दोस्तों। ऑन द फाइनेंसिंग साइड, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट यानी FPIs फ्लोज हैव रिमेन्ड buoyant इन 2023-24 सो फार। अभी कुछ ही महीने हुए हैं दोस्तों 23-24 के, लेकिन FPI का इनफ्लो अच्छा नहीं, जबरदस्त रहा। कैसे मैं कह सकता हूं दोस्तों, नेट FPI इनफ्लो हैव बीन $20 बिलियन यानी करीबन 1.6 लाख करोड़ का दोस्तों FPI इनफ्लो रहा 8 अगस्त तक का। यानी कितना दोस्तों, अप्रैल मई जून जुलाई, अप्रैल मई जून जुलाई, कितना दोस्तों, 4 महीने का खाली। अगस्त के खाली 8 ही दिन गिने दोस्तों 1.6 लाख करोड़ का एक जबरदस्त FPI इनफ्लो आया है। ये हाईएस्ट है दोस्तों 2014-15 के बाद का। अंदाजा लगाइए दोस्तों 2014-15 में बाजार कितना था, 6,500 दोस्तों। 6,500 में जब निफ्टी था दोस्तों, उसके बाद जबरदस्त FPI इनफ्लो आया जिसने बाजार को दोस्तों आपके 6 से 18,000 पहुंचाया। पर बड़ा इन्वेस्टमेंट कब आया था, 2014-15 में। सिमिलर वे में दोस्तों उसके बाद 8 साल बाद इस साल, ये पिछले 4 महीने में दोस्तों हमने उससे भी ज्यादा इनफ्लो देखा है, जो आपको ट्रिगर होना चाहिए दोस्तों ये बाजार को किधर पहुंचाएगा, राइट? इन द करस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ द प्रीवियस ईयर, पिछले साल दोस्तों नेट आउटफ्लो था। मुझे याद है दोस्तों अभी भी पिछले साल जब 70-80,000 करोड़ जितना आउटफ्लो था, लोग पूछते थे FII जा क्यों रही है भाई, इन्फ्लेशन बढ़ा था तो FII जा रही थी। इन्फ्लेशन गिरा हुआ है, प्रॉफिट बढ़ेंगे, FII आई है, पर FII आई नहीं है, ढोल बजा के आई है लाइफ टाइम हाई के साथ दोस्तों, राइट? ये आपके लिए बड़ी पॉजिटिव खबर थी दोस्तों। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दूसरी तरफ दोस्तों कम हुए हैं अप्रैल मई में $5.5 बिलियन के साथ, जो कि पिछले साल इसी समय में 10.6 बिलियन के थे। ये बताते हैं दोस्तों ग्लोबल स्लोडाउन की इफेक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे दोस्तों बढ़ रही। लेटेस्ट अवेलेबल डेटा इंडिया के एक्सटर्नल डेप्ट का क्या सजेस्ट करता है दोस्तों? भारत का एक्सटर्नल डेप्ट इंप्रूव हुआ है, पिछले साल के 20% के मुकाबले अभी 18.9% है। दिस इज ऑल्सो डैम पॉजिटिव फॉर इंडिया। इंडियन रूपी भी दोस्तों जनवरी के बाद स्टेबल रहा। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व दोस्तों क्रॉस हो चुका है $600 बिलियन के मार्क। तो दोस्तों वो जो छाता जो खरीदा था बरसात में दोस्तों बचने के लिए, वो और मजबूत हो चुका है भारत का। इंडिया दोस्तों स्ट्रेंथ पे स्ट्रेंथ गेन करता जा रहा है दोस्तों। एक और अपडेट भी RBI ने दिया दोस्तों फॉर बैंक्स, greater transparency in interest rates reset of equated monthly investment EMI based floating interest loans। दोस्तों floating interest loans होती है, ज्यादातर EMI वालों को पता नहीं रहता है दोस्तों, ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है कि भी इंटरेस्ट रेट कितना घटा, मेरा फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट कितना डिक्रीज होगा या बढ़ा, कितना बढ़ा उससे मेरे इंस्टॉलमेंट कितने बढ़ जाएंगे दोस्तों। तो इन चीजों में दोस्तों हाई ट्रांसपेरेंसी रखने की बात दोस्तों बैंक्स को RBI ने दोस्तों बोली है, राइट? सो इन सब चीजों का दोस्तों कंक्लूजन क्या, लॉन्ग टर्म जबरदस्त बुलिश रहेंगे हम हमारे भारत के ऊपर। नियर टर्म कुछ चैलेंजेस है, चैलेंजेस में बाजार नीचे कुछ थोड़ा आता है, फायदा उठा सकते। ओवरऑल भारतीय बाजार दोस्तों लॉन्ग टर्म बुल की तैयारी दोस्तों कर रहे हैं, राइट? सो थैंक यू वेरी मच एंड भारत माता की जय। जय हिंद दोस्तों।